नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल ABC स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पूर्वावलोकन को देख रहे हैं और इसके तहत हम पहले वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट तक को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 1858 से लेकर के 1947 तक के जो है कि अधिनियम को देखेंगे और इसके तहत जो महत्वपूर्ण सवाल बने उन्हें देखेंगे। और उसके पहले जो इस बुक में साथियों नोट्स के तौर पे शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को दे रखा है उनको देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और देखिए इसमें अब पहला जो है वो 1858 के अधिनियम के बारे में बताया गया है। तो ब्रिटिश संसद के भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो इतना साथियों 1858 के अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें थीं। अब अगला जो अधिनियम है 1861 का अधिनियम, उसके बारे में दिया गया है। तो 1800 भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो ये पूछा जाता साथियों कि किस अधिनियम के तहत पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। तो वह था भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई और इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। यह सवाल साथियों एलटी ग्रेड 2026 का जो अभी पेपर हुआ है और विज्ञप्ति 2025 की थी, उसमें यह सवाल पूछा गया था। तो वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार मिला था वह 6 माह के लिए प्रभावित था और यह 1861 के अधिनियम के तहत भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत यह मिला था। अब अगला जो है वह है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के प्रावधान। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 1892 के अधिनियम के इतने प्रावधान थे। अब अगला जो है वो 1919 के भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि उस समय मार्ले जो है कि भारत सचिव थे और मिंटो जो है कि भारत में गवर्नर जनरल वायसराय थे। तो अब जो अधिनियम आएंगे वो भारत परिषद जो भारत के जो सचिव होंगे और उनके और गवर्नर जनरल के नाम से। तो 1919 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो ये सवाल बनता है और ऐसे शामिल होने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया और परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो साथियों अभी आपने देखा था 1892 के अधिनियम में प्रश्न पूछने का अधिकार था और बजट पर बहस करने का अधिकार जो है कि इस अधिनियम में मिला, लेकिन वहाँ पर जो है कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। और इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए, मतलब 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और किसके लिए यह था? यह मुस्लिमों के लिए था। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में देखते हैं। तो 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई।
और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाता है कि पहली बार द्विसदनीय जो है कि व्यवस्था केंद्र में किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई, तो वो था 1919 का भारत परिषद अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान किया गया उसमें यह था कि इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। और द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल समस्त ब्रिटिश शासन के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है साथियों, तो इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम के में जो है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और केंद्र में जो है कि द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। यहीं पे कन्फ्यूजन करा देता, दे देगा कि प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था और केंद्र में जो है कि द्वैध शासन प्रणाली। तो इसको हमको आपको जो है कि क्लियर करना है। तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और इस अधिनियम द्वारा जो है कि सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। साथ ही साथ द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए जो है कि कानून बना सकती थी। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। और इस द्वैध शासन प्रणाली में हुआ क्या साथियों कि प्रांतीय विषयों को दो भागों, कौन कौन, आरक्षित तथा हस्तांतरित में बांट दिया गया। और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन की जो है कि उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया और इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य क्या था, 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब देखते हैं, इतनी प्रावधान साथियों 1919 के भारत परिषद अधिनियम में थी। अब भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि सभी अधिनियमों में सबसे इम्पॉर्टेंट अधिनियम है और यहीं से भारतीय संविधान में बहुत से प्रावधान हूबहू जो है कि उठाए गए थे। तो इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। और ये जो है कि धरातल पर आ नहीं पाती है, लेकिन ये पूछा जाता है कि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो वह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में जो है कि द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। और 1919 के अधिनियम में हम लोगों ने देखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की जो है कि प्रावधान किया गया था। और भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो इसके द्वारा क्या किया गया साथियों, आरबीआई की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन जो आरबीआई एक्ट था वो 1934 का एक्ट था, तो ये कन्फ्यूजन होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, वो इकोनॉमिक्स का सवाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दी। अब देखिए इसमें क्या प्रावधान हुआ, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में जो है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत में संघीय सरकार के अलावा संघीय न्यायालय, अभी संघीय सरकार पहला प्रावधान हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर जो है कि संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। और इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों, कौन से दो नए प्रांत, सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। तो ये भी पूछा जाता साथियों, बर्मा को ब्रिटिश भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया, तो वह हो जाएगा भारत से अलग कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इसके तहत जो है कि कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, जो अब तक केंद्रों में थी, अब वो कुछ प्रांतों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। और भारतीय शासन अधिनियम 1947 के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया गया। तो 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र क्या किया, घोषित किया। और इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। मतलब जो कौन से दो डोमिनियन राज्य, भारत और पाकिस्तान नामक जो दो डोमिनियन स्टेट्स बने, उनके जो है कि राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया।
और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इतनी बातें जो है साथियों, जो कि महत्वपूर्ण बातें थी, जो 1858 के अधिनियम से लेकर के 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक के बारे में थी। अब देखते हैं इनसे जो सवाल बने हैं। चलिए साथियों, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919। तो जो इसका सही जवाब है साथियों वह है भारत परिषद अधिनियम 1892। देखिए 1892 के तहत जो है कि भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब अगला सवाल है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में पूछ रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब है साथियों मार्ले मिंटो सुधार 1919। ऑप्शन बी जो है कि सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अब अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना पूछ रहा है 1861, 1909, 1919। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह 1937 में 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एलिजा हिम्पे वाला जो याद रहता है सबको, जो 1774 में था, कलकत्ता में की गई थी, लेकिन इनका नहीं याद रहता है। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जो 1935 के अंतर्गत अधिनियम के तहत 1937 में की गई थी भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। इसके मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वेयर। उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी अधिनियम 1935 न होने के कारण इसका विकल्प जो है कि डी सही होगा, जो कि दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब अगला सवाल है, भारत में संघीय न्यायालय की निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित की गई। तो 1937 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। देख लीजिए। अब अगला सवाल है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। 1919 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1909 है पहला, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी। देख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है कि द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित, तो इसके तहत हुआ था। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, यहाँ पे क्या पूछा है, अच्छा केंद्र में द्वैध शासन की, हाँ देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन 1935। तो इसलिए इसका विकल्प जो है कि 1935 सही होगा। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सबके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन, तो 1935, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये देखिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में ये सवाल पूछा गया था। अब अगला सवाल है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता हैं या विशेषताएं हैं या विशेषता है।
पहला पूछ रहा है कि कथन दिया है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण दे रहा है। इसमें कूट बनाया है कि केवल एक सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल एक और तीन सही है, एक दो और तीन सही है। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन जो है कि सही है। देख लीजिए, इसकी व्याख्या हम पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया था कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना ये 1909 के अधिनियम में कर दी गई थी। तो अगर ये भी जिसको याद रहता तो देखिए दूसरा विकल्प जिसमें है वो मतलब बी में है ये भी गलत हो जाएगा, और डी में है ये भी गलत हो जाएगा, और केवल एक और सी में मतलब कि ए और सी में केवल कन्फ्यूजन था। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है इसका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेस्क्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया। पहला आरक्षित विषय और दूसरा जो है कि हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व तो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था, और 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही जवाब है साथियों भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी जो है कि सही है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारतीय सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में डी कर दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही जवाब है साथियों 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की व्यवस्था स्थापना की गई। 1919 में केंद्र में की गई थी, ये हमको आपको याद रखना है। और ऊपरी सदन का नाम दिया गया राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। इसकी अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होती थी, और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रत्येक 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी अवधि जो थी वो प्रथम बैठक से 3 वर्ष थी। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले से जो कि 143 थी, पहले 143, 102 निर्वाचित और 141 जो है कि मनोनीत, तथा फिर 145 जिनमें से 104 निर्वाचित होते थे और 41 मनोनीत होते थे कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था।
बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में इसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आप सबके सामने। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट या 1915 का एक्ट? तो इसका सही जवाब है साथियों 1919 का एक्ट। ये भी देखिए वही वाला प्रश्न पूछा है, ऊपर वाली व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। और दूसरा कथन है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अब देखते हैं क्या सवाल बना है क्वेश्चन नंबर 11 से। दो कथन देने के बाद बना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या न तो एक और न ही दो? तो इसका सही जवाब है साथियों दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन केवल दूसरा कथन जो है कि सही है, इसका केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन ये जो है कि सही नहीं है। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार दूसरा कथन जो है वह सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा कथन है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। अब देखते हैं कूट क्या बनाया है। कूट बनाया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही, ना तो एक और ना तो दो सही है। तो इसका जो सही है साथियों वह दोनों ही कथन सही है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी थी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। और 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में वर्ष 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। तो इस तरह से दोनों ही कथन जो है कि इसके सही हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत होगा? केंद्रीय विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत होगा? 1926, 1937 या 1945? और विकल्प देखते हैं क्या बनाया है। सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, बी और दूसरा और तीसरा सही है, या ए और सी सही है, या ए, बी और सी सही है। तो इसका साथियों पहला और इसका देखते हैं। देखिए, तो इसका जो है कि ए और सी जो है कि सही है, मतलब 1926 और 1945 सही है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है कि देखिए सही है। प्रसंगत वर्षों में वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 बना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930, 1934 या 1945 या 1947? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है साथियों वह सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका जो कि केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1900, हाँ, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947? तो यह कथन साथियों भारत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1935 के अधिनियम के तहत दी गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1919 का भारत काउंसिल अधिनियम, 1909 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो मिलता है साथियों वो 1935 के अधिनियम के तहत जो है कि मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है? हाँ, प्रश्न नंबर 17 है साथियों कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो पूछ रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन यह 1935 के अधिनियम के तहत यह किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को क्या किया गया था? लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है साथियों कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है। पूछ रहा है कि 1935 की मुख्य विशेषता में से क्या नहीं है? इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, तो यह सही है, किया गया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। इस पर विचार करते हैं। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, तो यह भी सही है। और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो इस तरह से साथियों पहला, तीसरा मतलब ए, सी और डी ये प्रावधान थे 1935 के अधिनियम की विशेषता में, लेकिन बी नहीं था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। देख लीजिए, हाँ, तो अवशिष्ट विषय जो है कि प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित नहीं किए गए थे, बल्कि ये केंद्रीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे।
हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत जो है कि लागू किया गया था? तो 1909 के अधिनियम में, या 1919 के अधिनियम में, या 1935, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है प्रावधान दोनों लागू किए गए थे 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये भी 1935 के अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है इसका वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या सवाल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब 21 में है साथियों कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये भी प्रावधान 1935 में था। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? तो यह दी गई थी गवर्नर जनरल को। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। तो इसमें साथियों ये वाला प्रावधान नहीं था। देश के लिए लिखित संविधान 1935 के अधिनियम में यह स्वीकार नहीं किया गया था, बाकी सब स्वीकार किए गए थे। तो इस तरह से 23 का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में आया है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तो ये साथियों स्पष्ट है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसीलिए जो है कि यह महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से 24 का ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। बाकी और विकल्प हम देख लेते हैं। देखिए इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, वो तो 1947 में था। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई, वो भी 1947 में था। फिलहाल इसकी व्याख्या हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, और तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, मतलब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई इस अधिनियम के द्वारा। और चौथा है कि द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, और पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठा है प्रांतीय विधानमंडल, सातवां है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, तथा आठवां है फेडरल न्यायालय की स्थापना, जो कि 1937 में होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये भी 1935 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। तो इस तरह से 25 का भी ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो साथियों भारत के संवैधानिक विकास से जितने सवाल थे वो सब कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारत संविधान सभा एवं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आप सबके सामने जो है कि लेक्चर लेके आएंगे। अगर ये हमारे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हों, ये जो वीडियो हम बना के आप लोगों को तब प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद साथियों।